जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। कल आपने देखा था पिछली क्लास में हिंदी का एक महत्वपूर्ण पॉइंट और चैप्टर के साथ मैंने शुरुआत की थी, जिसका नाम था शब्द रचना। और यह शब्द रचना आप जानते हैं, हिंदी की लगभग 60 से 65% सवाल यहाँ से पूरे आते हैं शब्द रचना, क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। ठीक है, इसमें से लगभग 60 से 70% के बीच में जो है पूरी हिंदी इसमें कवर हो जाती है। क्या क्या है हमने कल आपको सिखाया था। यदि आप हमारी पिछली क्लासेज नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, हम आपको इन क्लासों में वनडे से लेकर के, यानी बहुत छोटी से छोटी परीक्षा से लेकर के आपको हायर लेवल तक, अर्थात कह सकते हैं लोअर पीसीएस तक प्रश्नों को हम लगभग कवर करते हैं। और अंदर से अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। आप कॉन्सेप्ट को बेहतरीन समझने की कोशिश करेंगे, इसे आप ध्यान देंगे। और आप लगभग 30 से 40% अगर आप पूरी क्लासेज लेते हैं तो टीजीटी, पीजीटी और नेट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो, लेखपाल, पुलिस और अन्य किसी एग्ज़ाम के लिए इसमें तो लगभग उम्मीद करते हैं कि संपूर्ण हिंदी के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो आइए एक बार हम पुनः रिवीजन कर देते हैं जो कल का था, उसके बाद फिर हम आज आगे बढ़ते हैं। देखो, आपसे क्या पूछा जाएगा। शब्द रचना के अंतर्गत ये एक बहुत बड़ा भाग है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भेद हैं, अर्थ के अनुसार इसके भेद होते हैं। हमने कल सिखाया था, एक सार्थक हो जाता है, एक निरर्थक हो जाता है। ठीक है, सार्थक शब्द के मैंने सिखाया था 5 भेद है, पेपर में आते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर, इनके आधार पर खुद 3 भेद हो जाते हैं, तो पेपर में आता है। ध्यान देंगे, यह व्युत्पत्ति और उत्पत्ति आपको फंसाएगा। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है, आंसर होगा आपके 3। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, इन पे हम सब पे विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरा आएगा उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, आंसर होगा आपका 4। इसे ध्यान देंगे, ये सवाल पेपर में आए हुए हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, आंसर आपका होगा 4। ये किसी पुस्तकों में 5 बताया गया है, किसी पुस्तकों में 4 बताए गए हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इनमें आपका संकर नहीं रखा जाता है, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव इनको रखा जाता है। संकर इसमें रखा नहीं जाता है, अर्थात काउंट नहीं किया जाता है, बाकी इसी का भाग होता है एक प्रकार से। ठीक है, तो कुछ लोग इसको लेकर के 5 मान लिए हो, एक अलग बात है, लेकिन आपका आंसर आए क्वेश्चन से उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, आंसर आपको 4 लगाना होगा। ठीक है, देशज में एक नाम आ जाता है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक मतलब वे शब्द हो जाते हैं जो पुनः आ जाते हैं। देखिए, जैसे खट खट, खट खट, ये 2 बार आ गया एक साथ ही, तो एक नया शब्द निकला खट खट, अर्थात एक आवाज, आप जानते होंगे, है ना। अगला देखते हैं, तो ध्यान देंगे संकर शामिल नहीं किया जाता है। इसका तीसरा पार्ट, सार्थक का तीसरा पार्ट आ जाता है अर्थानुसार, यानी अर्थ के अनुसार कौन से हैं, तो एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द और समश्रुत या समुच्चारित। ठीक है, इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह लोअर पीसीएस परीक्षा 2016 में आया हुआ सवाल है कि अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। आपको ध्यान देना होगा, आंसर 4 है, या आईएमपी सवाल है, इसे ध्यान देंगे। सवाल पेपर में आया है। ठीक है, हम आपको सभी को लिए ग्रुप पे डाल देंगे, आप देख लेना इस सवाल को। आंसर इसका 4 माना गया है। ठीक है, और कुछ किताबों में 6 भी कोई बताता है, कोई 5 भी बताता है, कोई 4 भी बताता है। आप इसे ध्यान देंगे, विशेष पॉइंट है, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, जो इस प्रकार से इनको स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द। ठीक, हम विस्तृत अध्ययन करेंगे इनका। और चौथा पार्ट आ जाता है विकारी और अविकारी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद है, 2, विकारी और अविकारी। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, तो विकारी के भेद 4 हो जाते हैं, अविकारी 4 हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 8। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर टोटल शब्द कितने हैं, आंसर आपको हो जाएगा 8। कैसे, 4 ये 4 ये। ठीक है, अगला आ जाता है, आपने नहीं सुना होगा, लगभग अधिकतम लोग ना सुने होंगे। अगला भाग आ जाता है इसका
काव्य शास्त्री शब्द, कौन शब्द? काव्य शास्त्री शब्द। काव्य शास्त्री शब्द के भी तीन लक्षण होते हैं, यानी तीन भेद होते हैं। शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षणा रूप, शब्द का व्यंजना रूप। इन सब चीजों को आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब आइए इनके हम एक एक भाग जानेंगे। तो पहले तो आज जानेंगे हम निरर्थक शब्द कौन से होते हैं। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? एक बार सुनिए, निरर्थक शब्द कोई और नहीं है, वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ, स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये सार्थक शब्दों के साथ लग जाते हैं तो इनका एक विशेष अर्थ बन जाता है। जैसे आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कहा गया कोई आया तो उसे कह दो भैया पानी वानी पियो, तो ये पानी वानी शब्द क्या बना? पानी वानी। इसमें आप पानी का तो अर्थ जानते हैं, वाणी का अर्थ क्या कोई होता है? नहीं होता। लेकिन आप जानते हैं पानी के साथ वाणी शब्द आ गया, पानी के साथ वाणी शब्द आ गया तो इसका एक विशेष अर्थ बन गया। पानी वानी का मतलब होता है खाने और पीने की वस्तु में, यानी पानी के अतिरिक्त कुछ और भी, है ना, ये हो जाता है। लेकिन केवल पानी रखोगे तो ये केवल पानी को ही डिनोट करेगा। अर्थात ये जो है ये आपका निरर्थक शब्द है, इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कहा गया कि आज, जैसे मान ले किसी का नाम रोहित है और वो आया तो कह देते ना आज रोहित वोहित आए थे, मतलब रोहित आए थे, ओहित का मतलब उनके साथ कोई और भी आया था। ठीक है, तो रोहित ओहित आए थे, ओहित नामक कोई शब्द नहीं होता है, ये निरर्थक शब्द है। लेकिन रोहित सार्थक शब्द है, उसके साथ लग करके एक नया अर्थ देता है। समझ जाएंगे ना? तो ये आपके हो जाएंगे निरर्थक शब्द। इतनी बात समझ में आई? हम उम्मीद करते हैं आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी कि निरर्थक शब्द कौन होते हैं। तो इसकी परिभाषा बनेगी, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ मिलकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, बल्कि उनका स्वतंत्र अर्थ कोई नहीं होता है। ठीक है, ये आपके निरर्थक शब्द हो जाएंगे। जैसे खाना वाना हो गया, पानी वानी हो गया। एक फालतू होता है, लोग लगाते देते हैं बे, कहते हैं बेफालतू, तो बेफालतू नहीं, फालतू होता है, या तो फालतू कहो या तो बे, उसके साथ नहीं लगाया जाता है। ठीक, तो ये हो जाएंगे निरर्थक शब्द। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। आइए हम इसका आज एक पार्ट समझते हैं। सार्थक शब्द का एक पार्ट समझेंगे, उसका नाम होता है व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। इन्हें हम समझ लेते हैं। इन सभी चीजों को हम विस्तृत समझेंगे और आप क्लास मिस नहीं करेंगे, आप पूरी तरह से हिंदी के मास्टर बन जाएंगे, इतना जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप में से कोई नोट्स बनाना चाहता हो तो आप ध्यान देंगे, जो चार्ट मैंने सिखाया उसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आप एक नई हेडिंग डालेंगे, मुख्य हेडिंग सार्थक शब्द। सार्थक शब्द में आप डालेंगे नंबर 1, यानी पहला पॉइंट डालेंगे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द। ये आपकी मुख्य हेडिंग होगी, जिसको 3 भागों में तोड़ा गया है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, तो आप बना के ऐसे ही लिख लेंगे। तो देखिए, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कभी ना पूछा जाएगा, आप शब्द पूछे जाएंगे बस। ठीक है, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई सार्थक खंड नहीं किया जा सकता है। जैसे आपका हो जाता है कल, इस कल शब्द को आप तोड़िए, कल शब्द को आप तोड़ोगे, का और ला मिल करके बन तो जाएगा, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन कल लिखा है तो कल का मतलब आने वाला दिन, आप समझ गए होंगे, यानी इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उसी तरह आ जाता है घर के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लोटा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या इनके संधि विच्छेद कर सकते हैं? अर्थात हमने यह सीखा कि वे शब्द जिनके कोई सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वे सारे के सारे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको रूढ़ शब्द कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, जैसे कहा गया पुस्तक हो गया, कर हो गया, ठीक है, चल हो गया। क्या इनको तोड़ा जा सकता है? नहीं। पेपर में सवाल आया हुआ है, पशु कैसा शब्द है? तो पशु जो है व्युत्पत्ति के आधार पर, ये बीएड का सवाल है, व्युत्पत्ति के आधार पर पशु कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। कैसा? रूढ़ शब्द, क्योंकि इसके टुकड़े ना किए जा सकते। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। आइए अगला समझते हैं यौगिक शब्द। देखो, यौगिक से आप समझ पा रहे होंगे,
यौगिक का मतलब होता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, यौगिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंपाउंड, यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके एक नया शब्द जो बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे कहा गया पुस्तकालय, यानी पुस्तक प्लस आलय। ठीक, आलय का मतलब होता है आवास या घर। पुस्तक, ठीक है, पुस्तक, जो पुस्तक शब्द है यह खुद एक रूढ़ शब्द है, आलय ये भी रूढ़ शब्द है, लेकिन आप इसको मिला दोगे तो बन जाएगा पुस्तकालय। क्या बन जाएगा? पुस्तकालय, पुस्तकालय। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह होता है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी, ये आपका हो जाएगा विद्यार्थी। ये भी एक विशेष अर्थ नहीं बल्कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया। दो या दो से अधिक शब्दों से, तो हमने क्या सीखा? दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके जो शब्द बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको समझ में आया होगा। इसके विधि के आधार पर 3 भेद हो जाते, 4 भेद हो जाते हैं: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय।